हेलो एंड नमस्कार। आप सभी नेक साथियों को मेरा सुरेंद्र वर्मा का वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आईपीसी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, 6 से लेकर 52 तक, और अध्याय का नाम है साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। जब मैं आपको रेंज मेथड करवा रहा था जब मैंने आपको रेंज बताई थी आईपीसी की, पहले चैप्टर की, दूसरे की, तीसरे की, 23 तक चैप्टर सभी की रेंज मैंने बताई थी, तब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बाकी जितने भी हम एक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर दिया होता है जनरल डेफिनेशन, लेकिन आईपीसी के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है भाई? एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या इन्होंने ऐसे ही मुंह उठा के लिख दिया कि नहीं हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे? परिभाषा नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है भाई? स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। तो इसका क्या रीजन है, इसके रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर और डेफिनेशन के अंदर कुछ डिफरेंस हमारे पास होते हैं, उन डिफरेंस को हम जानेंगे। ये हमारे पास मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन। ये मेन का क्वेश्चन भी बनता है 2 नंबर का, और हमारे पास यहाँ जानने के लिए हमारे पास जरूरी भी है, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था लॉ के अंदर कुछ भी लिखा गया है इंटेंशनली लिखा गया है, अपने आप कुछ भी नहीं आया है, अपने आप कुछ भी नहीं रह गया है। छोड़ा गया है तो भी जानबूझकर छोड़ा गया है, कुछ लिखा गया है तो भी उसको जानबूझकर ही लिखा गया है। तो मैं बताता हूं, अपने जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो कहां पर डिफरेंस है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, जनरल रूप के अंदर होता है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है भाई? जनरल रूप के अंदर होता है, लेकिन डेफिनेशन जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। डेफिनेशन क्या होती है भाई? स्पेसिफिक होती है। जनरल होता है मतलब उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए भी एक कमरा है, कमरे की आपने डेफिनेशन देनी, कमरे की आपने डेफिनेशन देनी है या कमरे की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। यदि एक्सप्लेनेशन के अंदर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? भाई कमरा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रहा जाता है, हॉल भी होता है, बड़ा कमरा हॉल कहलाता है, छोटा कमरा आपको कोठरी कह सकते हैं, कमरे के अंदर झरोके होते हैं, खिड़कियाँ होती है, पंखा होता है, ये सब आप एक्सप्लेनेशन के अंदर दे सकते हो। बड़ा ही जनरल रूप के अंदर आपने बता दिया। लेकिन यदि आपसे पूछा गया भी कमरे की परिभाषा क्या होगी, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? 4 दीवारों, एक छत तथा एक फर्श से बंधा हुआ जो आकृति है उसको कमरा कहते हैं। इसका उपयोग इंसान के रहने के लिए या इन सुविधाओं के लिए किया जाता है। तो डेफिनेशन के अंदर आपने स्पेसिफिक बातें बताई, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, विस्तार बता रहे थे, उसका आपने उसके बारे में जो कुछ आप बता सकते थे वो सब कुछ आपने बताया। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होती है? जनरल रूप के अंदर होती है। डेफिनेशन हमारे पास स्पेसिफिक रूप के अंदर होती है। पहला डिफरेंस तो इनके अंदर ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बताया जनरल होती है तो ये डेफिनेशन के साथ साथ और कुछ अपने अंदर समाये हुए रखती है। क्या क्या होता है एक्सप्लेनेशन के अंदर? डेफिनेशन तो होती ही होती है, जो डेफिनेशन है वो तो इसके अंदर होगी ही होगी। डेफिनेशन के अलावा और क्या क्या होगा? इंटरप्रिटेशन के रूल भी होंगे। इंटरप्रिटेशन जिसको अपने कहते हैं हिंदी के अंदर निर्वचन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इलस्ट्रेशन, जिसको अपने बोलते हैं दृष्टांत। और क्या हो सकता है? और हो सकता है प्रोविजन, प्रोविजो, जिसको अपने बोलते हैं प्रंतुक। लेकिन डेफिनेशन के अंदर केवल और केवल क्या होगी भाई? स्पेसिफिक डेफिनेशन ही होगी। मतलब कि एक्सप्लेनेशन इंक्लूड डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है एक्सप्लेनेशन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर डेफिनेशन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन के रूल भी होते हैं, निर्वचन भी होता है, इलस्ट्रेशन भी आ सकते हैं, उदाहरण भी आ सकते हैं, दृष्टांत भी आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं भाई? प्रोविजो भी आ सकते हैं। तीसरा, यदि डेफिनेशन कहीं पर दी गई है, किसी एक्ट के अंदर दी गई है किसी शब्द की, तो उसका मतलब है कि वो शब्द जो है उस एक्ट के अंदर बार बार यूज होने वाला है। कम से कम 2 बार तो यूज होगा ही, 2 से ज्यादा बार ही यूज होगा। किसी शब्द का जब हम बार बार यूज करते हैं ना, तो उसकी हमें डेफिनेशन देने की जरूरत पड़ती है कि बार बार हर जगह पे मैं डिफाइन नहीं करूंगा। अब इसका मतलब क्या है? हमने एक ही जगह के ऊपर डिफाइन कर दिया कि इसका मतलब क्या होने वाला है। तो डेफिनेशन वर्ड जो है वो डेफिनेटली आगे
जिसकी डेफिनेशन दी गई है वो वर्ड डेफिनेटली हमारे बेयर एक्ट के अंदर आगे आने वाला है और उसका कम से कम 2 बार या 2 से ज्यादा बार उसका यूज होगा। तो ये जो वर्ड होगा ये डेफिनेटली बेयर एक्ट के अंदर कम से कम 2 बार आएगा, कम से कम, 20 से कम तो नहीं आएगा, कम से कम 2 बार आएगा। उसको हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। लेकिन जिस वर्ड की हमने एक्सप्लेनेशन दी है ना, जिस वर्ड का हमने स्पष्टीकरण दिया है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे एक्ट के अंदर आए ही आए, जरूरी नहीं है कि हमारे एक्ट के अंदर आए ही आए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको डेफिनेशन दी हुई है डिसऑनेस्टली की, मान लो आपको डेफिनेशन दी हुई है फ्रॉडुलेंटली की, मान लो आपको डेफिनेशन दी हुई है, कल हमने देखा था एक्ट की और ओमिशन की, कार्य की और लोप की। तो इन वर्डों को हम हमारी जो आईपीसी है इसके अंदर न जाने कितनी बार पढ़ेंगे। केस कौन कौन से ऐसे अपराध, चोरी के अपराध के अंदर डिसऑनेस्टली पढ़ेंगे हम, फ्रॉडुलेंटली हम पढ़ेंगे, चीटिंग के अपराध के अंदर पढ़ेंगे, एक्ट और ओमिशन तो लगभग हर अपराध के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड बार बार आएंगे हमारे पास। लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूं एक्सप्लेनेशन की, तो हमारे पास जैसे दिया है, मान लो जेंडर दिया हुआ है, एक सेक्शन के अंदर जेंडर दिया हुआ है जिसको हम लिंग बोलते हैं, वचन, दूसरा हमारे पास नंबर दिया हुआ है जिसको हम वचन बोलते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। क्या पूरी आईपीसी के अंदर कहीं पर आपको जेंडर शब्द मिलेगा? क्या पूरी आईपीसी खंगाल लेना आपको जेंडर शब्द नहीं मिलेगा, पूरी आईपीसी खंगाल लेना आपको नंबर शब्द नहीं मिलने वाला। तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्लेनेशन के अंदर और डेफिनेशन के अंदर। जो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो हमारे पास काम आती है इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे जेंडर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, यदि कहीं पर पुरुषवाचक शब्द का यूज किया गया है तो उसके अंदर स्त्रीवाचक शब्द भी शामिल है। जैसे मान लो आईपीसी के अंदर कहीं लिख दिया कि यदि कोई पुरुष ऐसा करता है, ठीक है ना, जैसे लिख दिया कि इफ ही डू दिस एक्ट, तो इसका मतलब क्या है, ही के अंदर सी भी शामिल है। कब तक शामिल है? जब तक स्पेसिफिक नहीं लिख दिया जाए कि यहां पर केवल ही होगा। ये केवल इंटरप्रिटेशन का हमारे पास रूल है। इसी तरह से लिखा हुआ है कि एक वचन के अंदर बहुवचन भी शामिल है, कि जैसे मर्डर के अंदर अभी एक आदमी ऐसा करता है, वहां पर यदि 5 आदमी ने कर दिया तो भी सेम ही बात है भाई, एक वचन के अंदर बहुवचन शामिल है। ये क्या है भाई, हमारे पास इंटरप्रिटेशन का रूल है। तो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारे पास इंटरप्रिटेशन का रूल होती है, इंटरप्रिटेशन के लिए काम आती है, निर्वचन के लिए काम आती है। लेकिन जो डेफिनेशन है वो हमारे पास वर्ड एज इट इज अप्लाई होता है, या मैं बोल दूं कि उस वर्ड को हम एज इट इज आगे बेयर एक्ट के अंदर यूज करने वाले होते हैं। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन के अंदर और डेफिनेशन के अंदर। तो हमारी आईपीसी के अंदर डेफिनेशन नहीं लिख के उन्होंने क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्यों लिखा है अब आपको समझ आ रहा होगा कि आईपीसी के हम 6 से लेकर 52A तक के जो सेक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्शन हमें मिलेंगे जिसमें डेफिनेशन दी हुई है और कुछ ऐसे सेक्शन मिलेंगे जिनको एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, एक्ट, ओमिशन, ये सब हमारे पास क्या डिफाइन किए गए शब्द हैं। और इसी तरह से मैंने बताया जेंडर, नंबर, मैन, वुमेन, ये शब्द हमारे पास क्या किए भाई, एक्सप्लेन किए गए शब्द हैं। तो ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने आईपीसी के अंदर जनरल डेफिनेशन की जगह क्या लिखा है, जनरल एक्सप्लेनेशन लिखा है। पहली बात तो हमारे पास ये होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है कि भाई यहां पर लिखा है जनरल, साधारण, तो क्या कुछ विशेष भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली मैंने कहा जहां पर क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हो सके वहां पर क्वेश्चन बनाओ। यदि इन्होंने साधारण लिखा है तो क्या कुछ विशेष भी हो सकता है क्या? साधारण परिभाषा, विशेष परिभाषा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, होता है भाई। ये जनरल एक्सप्लेनेशन है। दूसरी जगह हमारे पास जनरल की जगह क्या हो सकता है, ये हमारे पास जनरल है, दूसरी जगह हमारे पास क्या हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। स्पेसिफिक कह दूं या विशिष्ट कह दूं या विशेष कह दूं, एक ही बात है। जनरल का मतलब क्या है, साधारण का मतलब है कि यहां पर जो कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है ये पूरे के पूरे बेयर एक्ट पर बिना किसी अपवाद के लागू होने वाला है। चाहे हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हो, चाहे हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे हो, कोई सा भी हम चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चैप्टर के ऊपर ये एज इट इज लागू होने वाला है। लेकिन यदि स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे पास कहीं दी गई है, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन यदि हमें कहीं पर दी गई है, तो एक्सप्लेनेशन या तो उस चैप्टर तक सीमित होती है या उस सेक्शन तक सीमित होती है जिसके अंदर उसे डिफाइन किया गया है।
ये तो क्या होगी भाई, पूरे बेयर एक्ट पे लागू होगी हमारे पास। लेकिन इधर यदि मैं बात करूं तो ये पूरे बेयर एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगी, उसी सेक्शन पर या हद से ज्यादा उसी चैप्टर पर लागू होगी जहां पर उसको एक्सप्लेन किया गया है या जहां पर उसे डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है। भारत के संविधान के अंदर एक आर्टिकल आता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 12, जिसके अंदर डिफाइन किया गया स्टेट क्या होगा, पढ़ा होगा आपने। तो जो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है, वहां पर स्पष्टता लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है वो केवल और केवल पार्ट नंबर 3 के लिए है। जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, केवल और केवल 12 से 35 तक आर्टिकल है, उन्हीं पर लागू होगी, पूरे बेयर एक्ट के ऊपर या पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लागू नहीं होने वाली। तो ऐसी कोई डेफिनेशन होती है उसे हम स्पेसिफिक डेफिनेशन कहते हैं, और जो जनरल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होगी भाई, पूरे के पूरे बेयर एक्ट के ऊपर लागू होगी। ये तो बात हो गई इस नाम की कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्यों लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर जर्नल क्यों लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। अब तीसरी हमारे पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट होता है वो होता है कि हमें डेफिनेशन को कब पढ़ना चाहिए। आप कोई भी बेयर एक्ट उठाओगे, कोई सा भी बेयर एक्ट उठाना आप, उस बेयर एक्ट के अंदर पहला या दूसरा चैप्टर आपको डेफिनेशन का ही दिया होगा। मोस्टली दूसरा चैप्टर दिया होता है, क्योंकि पहले चैप्टर में बताया जाता है कि ये लागू कब होगा, कहाँ से लागू होगा, कहाँ कहाँ पर लागू होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, और यदि ये किसी को रिपेल करेगा तो किस किस को रिपेल करके इसको बनाया गया है। पहला चैप्टर मोस्टली इंट्रोडक्शन का होता है, प्रस्तावना का होता है, और दूसरा चैप्टर लगभग हर बेयर एक्ट के अंदर किसका होता है भाई, डेफिनेशन का होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डेफिनेशन को हमें शुरू के अंदर पढ़ लेना चाहिए। पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा, जितनी डेफिनेशन दी गई है तो 6 से लेके 52A है भाई, तो जितनी डेफिनेशन दी गई है उनको एक साथ पढ़ डालें, या डेफिनेशन को कहीं और हमें पढ़ना चाहिए, सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए या बीच में पढ़ना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है। मैं आपसे 1 मिनट का टाइम चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि आप सोचिए और मुझे बताइए कि डेफिनेशन हमें कहां पढ़नी चाहिए। 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि जहां पर बेयर एक्ट के अंदर दी है, मतलब सबसे पहले दी होती है, इंट्रोडक्शन के बाद एक डेफिनेशन ही दी होती है, या तो हम सबसे पहले पढ़ें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि पूरा बेयर एक्ट पढ़ लें और उसके बाद पढ़ें, सबसे बाद में पढ़ें। और तीसरा ऑप्शन है कि नहीं, बीच बीच में पढ़ते जाएं। तो आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्या सोचा है भाई? सर सबसे पहले दी है तो सबसे पहले ही पढ़नी चाहिए। ऑब्वियस है ना, यही हमारे दिमाग के अंदर आएगा। सर सबसे पहले दी है, पहले देने का मतलब यही है, सबसे पहले आप यही पढ़ो। यदि हमें डेफिनेशन पता होगी तो हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे, और सर अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ और ही कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि डेफिनेशन को आप सबसे पहले मत पढ़ो। एक बार आप अपने माइंड के अंदर ये सोचने की कोशिश करो कि डेफिनेशन बनाई कब जाती है। जब कोई व्यक्ति जो बेयर एक्ट को बनाने लगा था तो क्या उसने सबसे पहले बेयर की डेफिनेशन बनाई होगी? क्या उसने ये सोचा होगा कि मेरे बेयर एक्ट के अंदर ये शब्द आएंगे, सबसे पहले मैं इन बेयर एक्ट के अंदर आने वाले शब्दों को मैं डिफाइन कर दूं, उसके बाद मैं आगे वाला बेयर एक्ट लिखूंगा, बॉडी बाद में लिखूंगा, पहले मैं बेयर डेफिनेशन लिख दूं? क्या उसने ये सोचा होगा? आपका भी सर ये तो बेवकूफ़ी है, ये कैसे सोच सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा भी, एक्ट लिखने से पहले ही कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्ट के अंदर कौन कौन से शब्द यूज होने वाले हैं? हमें तो नहीं पता चलेगा सर किसी भी सूरत के अंदर। जब आपको पता नहीं चलेगा तो उसको कैसे पता है बेचारे को, जिसने लिखा है बेयर एक्ट? तो डेफिनेटली डेफिनेशन जो है पहले तो नहीं लिखी गई, तो कब लिखी जाती है? जैसे जैसे व्यक्ति जो राइटर जो होता है वो बेयर एक्ट को लिखता जाता है, किसी भी बुक को, केवल बेयर एक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी बुक को हमने 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर या छोटी कक्षाओं के अंदर देखे होंगे ना, हमारे शब्दार्थ दिए जाते थे, जो पूरी कहानी है या पूरा जो चैप्टर है वो दिया जाता था, और लास्ट में शब्दार्थ लिखे होते थे। क्या उसने ये किया भाई पहले शब्दार्थ लिख दिए भाई अब मैं इन शब्दों का यूज करूंगा चैप्टर को बनाने में? ऐसा तो नहीं किया ना। उसने पहले उस चैप्टर को बना लिया होगा, चैप्टर को लिख दिया होगा, उसके बाद जब वो चैप्टर को पढ़ने लगा तो उसे पता चला ये नया शब्द है, टेढ़ा शब्द है, बच्चों को आएगा नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा के अंदर लिख दूं। सेम बात तो यहाँ पर है ना। जो बेयर एक्ट को बनाने वाले बेयर एक्ट को बनाने लगते हैं, उसके बाद जब वो लिख देते हैं ना, थ्योरी लिख देते हैं बेयर एक्ट की,
तब वो देखते हैं इस बेयर एक्ट की थ्योरी के अंदर ये वर्ड एक ऐसा है जिसको हमें डिफाइन करना चाहिए। यदि इसको हमने डिफाइन नहीं किया तो अलग अलग व्यक्ति इसका अलग अलग मतलब निकाल लेंगे और जिस पर्पज से या जिस इंटेंशन से हमने इस बेयर एक्ट को बनाया है वो इंटेंशन हमारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि अलग 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 निर्वचन यदि कर लिया गया तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। इसलिए अलग अलग निर्वचन उस शब्द का नहीं किया जाए। इसलिए जो ऐसे शब्द जिनको लगता है बेयर एक्ट को बनाने वालों को कि इनको डिफाइन करना जरूरी है, उनको क्या कर दिया जाता है भाई, डिफाइन कर दिया जाता है। तो जब बेयर एक्ट को बनाने वाले ने डेफिनेशन को बीच बीच में लिखा है, जहां पर डेफिनेशन आ गई, जहां पर उसे जरूरत पड़ी कि इस शब्द को हमें डिफाइन करना चाहिए, वहां पर उसने डिफाइन किया है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना। क्यों ना हम ऐसा ही करें कि जहां पर हम बेयर एक्ट को पढ़ते जाएं, हमारे सामने एक नया शब्द आया और हमें नया शब्द पता नहीं इसका मतलब क्या है, तो हम उसका मतलब देखें भाई डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन पार्ट के अंदर है, तो वहां पर जाके हम उस डेफिनेशन को पढ़ें, तो हमारा पढ़ने का एक मकसद होगा, मोटिव होगा। यदि हम 6 से लेकर 52A तक सारे सेक्शन अभी पढ़ लेंगे ना, 6 से लेकर 52A तक के सारे सेक्शन एक साथ पढ़ लेंगे, तो हमारा मोटिव क्या होगा, इस टाइम हमारा मोटिव होगा कि 6 से लेकर 52A तक सेक्शन को हमने पढ़ना है, रट्टा मारना है, याद करना है, क्योंकि ये कभी काम आएंगे या एग्जाम के अंदर आ सकता है। और टीचर जो आपको पढ़ाता है वो भी ये बताता है कि भाई 8 नंबर जो है इंपॉर्टेंट लगा लो, 12 नंबर इंपॉर्टेंट लगा लो, ये एग्जाम के अंदर बार बार आए हुए हैं, अब इस बार भी आ सकते हैं। तो हमारा मकसद इस टाइम केवल ये है कि हमने क्या करना है, एग्जाम के अंदर नंबर लेना है। लेकिन जब हम बेयर एक्ट को पढ़ रहे होंगे, वहां पर कोई स्पेसिफिक शब्द आ गया और उस स्पेसिफिक शब्द को समझने के लिए यदि हम डेफिनेशन के अंदर आए ना, तब हमारा मोटिव ही कुछ और हो जाएगा। हमारा मोटिव क्या होगा, हमने उस स्पेसिफिक सेक्शन को पढ़ना है, सेक्शन को समझना है। हमें वो सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें ये जो वर्ड आया हुआ है उसकी डेफिनेशन में पता नहीं है। तब हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, उस सेक्शन को समझने का इंटेंशन होगा। उसको समझने के लिए हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके इंग्रेडिएंट को वहां पर फिट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उसके इंग्रेडिएंट डेफिनेशन के वहां पर फिट होंगे, हमें डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगी और वो सेक्शन जो हम पढ़ रहे थे वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन हमें पहले कभी भी नहीं पढ़नी। डेफिनेशन हमें कहाँ पढ़नी होती है, बेयर एक्ट के बीच बीच में पढ़नी होती है। जहां जहां पर बेयर एक्ट के बीच में जो जो स्पेसिफिक शब्द आते जाते हैं और जिनको डिफाइन किया गया है उनको हमें पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा भी कौन कौन से सेक्शन को, कौन कौन से वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो आपको जैसे ही आप बेयर एक्ट शुरू करते हो तो आपको बेयर एक्ट के अंदर किन किन शब्दों को डिफाइन किया गया है उनके ऊपर एक बार नजर जरूर मारनी है। जैसे 6 से लेकर 52A तक जितने भी शब्द लिखे गए हैं, जिन जिन अक्षरों को डिफाइन किया गया है, आपको उनको एक बार देखना जरूर है, उनकी हेडिंग एक बार जरूर पढ़नी है। अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या पढ़नी है भाई, केवल और केवल हेडिंग हमें एक बार पढ़नी है। यदि आपने हेडिंग पढ़ ली, आपको ये आइडिया हो जाएगा पूरे बेयर एक्ट को पढ़ते टाइम, जब भी आपके सामने वो शब्द आएगा तो आपके माइंड के अंदर ये आइडिया होगा कि शायद इस शब्द को डिफाइन किया गया है। हम बेयर एक्ट के अंदर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, 6 से 52 के बीच में जाएंगे और जहां भी हमें वो वर्ड मिलेगा वहां पर हम उस शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। नहीं सर मजा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है सर, आप तो बेवकूफ बना रहे हो। जैसे पढ़ते आ रहे हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। पिछले मैं 2 दिनों से आपको लगातार एक एग्जांपल दे रहा हूं सेक्शन 120B का, 120A 120B। अब तक मैं जो पिछली हमारी क्लासेज हुई हैं उनके अंदर 4 से 5 बार मैं इस वर्ड को यूज कर चुका हूं, इस सेक्शन को यूज कर चुका हूं 120A, और उम्मीद करता हूं शायद आपको ये याद भी हो गया होगा। डेफिनेटली आप मेरे साथ साथ बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको ये सेक्शन याद है। 120A, 120A क्या है भाई, जल्दी बोलो, सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा बताना। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, मतलब आपराधिक षड्यंत्र। रेंज याद करते टाइम भी मैंने आपको ये बताया था, मेंस एरिया के टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि मेंस एरिया जब आप शेयर कर देते हो या 2 से ज्यादा लोगों के साथ, तो आपराधिक षड्यंत्र वो ऑफेंस है जिसमें मेंस एरिया आपने कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर की है। कम से कम 2 लोगों के साथ, ज्यादा के साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको
ये बात प्रूफ करने के लिए कि हमें डेफिनेशन वहां पढ़नी चाहिए जहां जरूरत है, मैं आपको एक बार लेके चलता हूं सेक्शन नंबर 120A के ऊपर। अपना बेरेट निकालिएगा और सेक्शन नंबर 120 को मेरे साथ 120A को मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है। 120A क्या कहता है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। इसमें लिखा हुआ है जबकि दो या अधिक व्यक्ति, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कितने लोग होंगे इसके अंदर, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। जबकि दो या अधिक व्यक्ति पहला क्या काम करते हैं भाई, कोई अवैध कार्य करते हैं। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई क्या करते हैं, अवैध कार्य करते हैं। दूसरा लिखा है कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अवैध नहीं है, मतलब जो वैध कार्य है वो है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा किए जाते हैं और करने में सहमत होते हैं। दूसरी बात क्या लिखी गई है, जो कार्य है वो तो क्या है भाई, वैध है, लेकिन जो साधन यूज किए जाते हैं, मीन्स यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इलीगल है, अवैध है। अब ध्यान से देखना, अभी मैं केवल यहां तक पढ़ रहा हूं। यदि आपको यहां तक की डेफिनेशन भी समझनी है ना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की, तो आपको एक वर्ड को समझना पड़ेगा, अवैध क्या होता है। यदि आपको अवैध का पता नहीं है ना, इलीगल का यदि आपको पता नहीं है, तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ी थी किसी काम की नहीं है। आप अपनी इच्छा से अवैध का मतलब कुछ भी तो नहीं निकाल सकते ना। अवैध का मतलब डेफिनेटली वही होगा जो हमारी आईपीसी ने डिफाइन किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है इलीगल को डिफाइन कहां किया गया है भाई, इलीगल को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। और सेक्शन नंबर 43 के अंदर यदि आपके पास आईपीसी है, आप निकाल के देखिए इलीगल को क्या लिखा गया है। सेक्शन नंबर 43 में इलीगल 3 बातें इलीगल बताई गई है। पहली बात, वो बात इलीगल होगी जो बात हमारे पास क्या हो भाई, ऑफेंस हो। दूसरी बात, वो बात इलीगल होगी जो किसी बेर एक्ट के अंदर जिसे करने से रोका गया हो, प्रोहिबिटेड। ऑफेंस का मतलब कोई बात अपराध हो जिसे प्रतिबंध किया गया हो, प्रतिबंधित कोई ऐसा कार्य हो। और तीसरी बात, वह बात जो आपकी सिविल सूट का कारण बनती हो। कॉज ऑफ सिविल सूट, ये तीनों बातें हैं आपके पास। तो यदि आप इनमें से कोई एक काम करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, अवैध काम। लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है, कोई ऐसा काम जिसको करना आपके लिए क्या है, लीगल किया गया है, करना ही करना है आपके लिए। तो ऑफेंस हो, प्रोहिबिटेड किया गया हो, या जो सिविल सूट का कारण बने, यदि इन तीनों में से कोई एक काम आप कर रहे हो तो वो क्या होगा, अवैध कार्य होगा। अर्थात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, यदि आप इन तीनों में से कोई एक काम करते हो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके इन तीनों में से कोई एक काम करते हैं, या जो काम करते हैं वो इन तीनों में से नहीं है, लेकिन जो मीन्स यूज कर रहे हैं, जो साधन यूज कर रहे हैं ना, वो इन तीनों में से किसी एक तरीके का है, तब वो हमारे लिए क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा गया है। परंतु, प्रोविजो दिया हुआ है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, मैंने आपको कल बताया था, जब हम किसी डेफिनेशन को पढ़ते हैं या जब भी हम पूरे बेल एक्ट को, किसी भी बेल एक्ट को हम पढ़ें, तो उसके अंदर जो कंडीशन दी होती है ना, एक बार उस कंडीशन को छोड़ दिया जाए। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई कंडीशन दी होती है या कोई भी क्या दी होती है भाई, स्पेसिफिक बात दी होती है, उस स्पेसिफिक बात को एक बार आप छोड़ दो। क्यों? 1860 के अंदर आईपीसी बनी थी भाई। उस टाइम बनाई किसने थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, जो भी थे। उनको हिंदी आती नहीं थी, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर बना दी आईपीसी। और आईपीसी को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट उसको किया। और ट्रांसलेट भी कैसे किया होगा भाई, उन्होंने डिक्शनरी लेके किया होगा। इंडियन लोगों को इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, तो डिक्शनरी लेके किया होगा, जैसे टिपिकल वर्ड उन्होंने इसमें जोड़ दिए हैं। और ट्रांसलेशन जो बड़ा ही टिपिकल है। तो जो भाषा है ना आईपीसी की, केवल आईपीसी की नहीं, किसी भी कानून की भाषा है, उसको मैं बोलता हूँ लॉ मैन की भाषा है। केवल कानून का ज्ञाता आदमी है ना, वही समझ सकता है। लेकिन हमने इस भाषा को लेमैन की भाषा में कन्वर्ट करना होता है। लेमैन का मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, वो भी इस भाषा को समझ सके। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है ब्रैकेट मेथड। ब्रैकेट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशनल सेंटेंस है ना, जो भी कंडीशनल सेंटेंस है, उन सभी कंडीशनल सेंटेंस को हम एक बार ब्रैकेट में डाल देंगे।
और एक बार उनको स्किप करते हुए हम पढ़ेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो लिखा हुआ है परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, हमें पता चल रहा है ये कंडीशन है, तो आप इसको एक बार ब्रैकेट में डाल दो और इस बात को एक बार मत पढ़ो। आगे पढ़ते अपने क्या लिखा गया है। कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। ध्यान से देखो क्या लिखा गया है कि कोई भी सहमति जो है वो आपकी तब तक अपराध नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसके लिए कोई काम नहीं कर देते। दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने या एक से ज्यादा लोगों ने एक्टस रियस नहीं कर दिया ना। भी दो बातें होती है, एक तो होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रियस। मेंस रिया आपने सोचा, एक्टस रियस उसके अकॉर्डिंग आपने काम कर दिया। तो यदि आपने एक्ट नहीं किया है तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा। सिंपल भाषा में इसने कहा है कि यदि जब तक आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, एक्ट नहीं किया है, तब तक आपका वो अपराध नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखना क्या कहता है ये, जब तक आपने एक्ट नहीं किया, यही बात लिखी है, एक्ट नहीं किया तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा, यही लिखा हुआ है ना। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। उन्होंने कंडीशन क्या अप्लाई की है? कंडीशन अप्लाई उन्होंने क्या किया है, किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय। अर्थात वो ये कहता है ये बात जो है, ये बात एक चीज के ऊपर लागू नहीं होगी। वो किसके ऊपर लागू नहीं होगी भाई? अपराध के ऊपर लागू नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से देखना, यहां पर सेक्शन नंबर 43 जो है कितना बड़ा रोल अदा करता है। यदि सेक्शन 43 को इसके साथ हम नहीं पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन हमें किसी भी सूरत के अंदर कभी भी समझ नहीं आएगी। अब देखना क्या कहता है ये सामान्य बात कहता है जब तक आप एक्ट नहीं करोगे अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब आप अवैध काम है, अवैध काम को आप जब तक नहीं करोगे तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। अवैध काम हमारे पास ये 3 हैं, जब तक आप इन तीनों को नहीं करोगे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, एक्सेप्शन है कि ये बात अपराध के ऊपर लागू नहीं होगी, इस बात के ऊपर लागू नहीं होगी। मतलब कि यदि ऑफेंस के लिए आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सोच भी ली ना, आपने एक्ट नहीं किया है तो भी आपके लिए ऑफेंस होगा, और बाकी 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एक्ट करना ही करना पड़ेगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को मैं इस तरह से डिवाइड करता हूं, अब ध्यान से देखना। और ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने सेक्शन 43 को यहीं पर पढ़ा तब पता चला कि भाई यहाँ पर एक्ट भी होता है, ऑफेंस भी होता है, और ऑफेंस के अलावा 2 रीजन और भी हमारे पास, 2 कोज और भी होते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे 43 को नहीं पढ़ता तो मामला गोल था। भी कहना क्या चाह रहा है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरी डेफिनेशन मेरे पास अब क्या हो रही है, ध्यान से देखना। 120A 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी अवैध काम को करते हैं या किसी वैध काम को कैसे करते हैं भाई? अवैध तरीके से करते हैं, तो उसको हम क्या कहें? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। लेकिन ये पनिशेबल कब होगी? ये पनिशेबल तब होगी यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या की जाती है? अपराध के लिए की जाती है। भी अवैध काम 3 तरीके से हो सकता है ना, या तो अपराध के लिए हो सकता है, या प्रोहिबिटेड काम हो सकता है, या ऐसा काम हो सकता है जो सिविल सूट का आपके लिए क्या बने? कारण बने। यदि ऐसा आपने अवैध काम किया है जो कि अभी अपराध है, तो उसके लिए आपकी केवल और केवल मेंसरिया यदि आपके पास है ना, वही आपके लिए पनिशेबल है। एक्टस रियस की आपको जरूरत नहीं है। मतलब आप एक्ट करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सोच लिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने कर ली, बस इतना काफी है आपको अपराधी घोषित करने के लिए। लेकिन यदि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपराध के अलावा इन 2 काम की करते हो, कौन से काम की? वह काम जो प्रोहिबिटेड हो या वह काम जो कोज टू सिविल सूट बने, यदि आप इन दोनों में से किसी एक काम में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो उसके अंदर आपको मेंस रिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस रिया के साथ साथ उसके अनुसरण में किया गया काम अर्थात एक्टस रियस भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यदि आपने जब तक एक्ट नहीं किया तब तक आप क्या नहीं माने जाओगे भाई? ऑफेंडर नहीं माने जाओगे। ये पूरी की पूरी बात हमें तभी समझ आएगी जब हम 43 को 120A के साथ ही पढ़ेंगे। यदि हमने 120A के साथ 43 नहीं पढ़ी तो किसी भी सूरत के अंदर मैं इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, जो लॉ मैन की भाषा थी उसको ले मैन की भाषा में कन्वर्ट किया। पहले तो बेयर एक्ट का इसका यूज किया, मैंने ब्रैकेट मेथड का यूज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, डेफिनेशन को फिट किया और डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट को एक एक कोएफिशिएंट करते हुए मैंने जान लिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता कि डेफिनेशन को हमें कब पढ़ना चाहिए।
यदि यही मैं क्या करता, जब मैंने 43 शुरू से पढ़ा, मैं 1 2 3 4 43 के ऊपर आया, मैंने इलीगल को पढ़ लिया, 120 के ऊपर आते आते मैं इलीगल को भूल गया क्या था, सीधी मैं 120 की परिभाषा पढ़ के चला गया, मेरे मामले से ये जो बातें हैं वो सब की सब क्या होगी भाई, स्किप हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हमें कहाँ पढ़ना चाहिए। डेफिनेशन सेक्शन हमें वहाँ पढ़ना चाहिए जहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात मेरे सामने आप पूछ सकते हो, तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमें सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 52A तक जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी धाराएं हमारे पास हैं, ये सभी की सभी धाराएं हम बाद में ही पढ़ेंगे क्या, पहले कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई कि सारी की सारी धाराएं हम बाद में ही पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया ये डेफिनेशन नहीं है, हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। उसके अंदर डेफिनेशन भी दी गई है और उसके अंदर हमारे पास निर्वचन भी दिया गया होगा, इंटरप्रिटेशन भी दिया गया होगा। यदि मैं हमारे इस चैप्टर को ध्यान से देखता हूं तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला वो पार्ट हमारे पास है जिसके अंदर हमें डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेटली जो डेफिनेशन दी गई है उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उनको हम बाद में ही पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हमें दिया गया है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। निर्वचन के जो नियम दिए गए हैं ना यहाँ पर, उनको हम यहीं पर पढ़ेंगे। निर्वचन कौन कौन से दिए गए हैं, हम एक एक करके सारे निर्वचन हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन डेफिनेशन को हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। और जो डेफिनेशन दी गई है उनको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। डेफिनेशन भी यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, तो हमें 2 तरह की डेफिनेशन मिलेंगी। एक डेफिनेशन तो ऐसी मिलेगी जो इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, जो क्या है भाई, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, स्वतंत्र परिभाषा है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसा डिफाइन किया गया है वैसे का वैसा एज इट इज आगे बेर एक्ट के अंदर उस वर्ड को यूज कर लिया गया है। जैसे डिसऑनेस्टली है तो डिसऑनेस्टली को आगे कई बार यूज किया गया है। फ्रॉडुलेंटली चोरी की परिभाषा के अंदर, थेफ्ट की परिभाषा के अंदर डिसऑनेस्टली आता है हमारे पास, कपट की परिभाषा में फ्रॉडुलेंटली हम पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास के डिसऑनेस्टली जो है, फ्रॉडुलेंटली जो है, या कोर्ट है, जस्टिस है, इस तरह के जज हैं हमारे पास, पब्लिक सर्वेंट है, इस तरह की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो एज इट इज हमने वो वर्ड आगे यूज किए हैं। लेकिन कुछ एक डेफिनेशन हमारे पास ऐसी भी हैं जिनको आगे हमने यूज नहीं किया है, लेकिन उन डेफिनेशन का हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन अनदर डेफिनेशन, टू एक्सप्लेन अनदर डेफिनेशन। मतलब कि जो दूसरी परिभाषा है ना, दूसरी परिभाषा को एक्सप्लेन करने के अंदर या समझाने के अंदर उसका यूज किया होगा हमने कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखोगे, एक मेरे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 आता है, रॉन्गफुल गेन, सैदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। आप पूरा बेर एक्ट पढ़ लेना, आपको रॉन्गफुल गेन कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा पूरे बेर एक्ट के अंदर, पूरे का पूरा। रॉन्गफुल गेन का मतलब है जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं थे आपको वो लाभ मिल गया। रॉन्गफुल हानि होती है कि आपको लाभ हो गया, लेकिन जिसको लाभ मिलना चाहिए था उसको क्या हो गई, हानि होगी। वो रॉन्गफुल हमारे पास क्या होती है, लॉस होता है, सैदोष हानि और सैदोष परिलाभ। तो रॉन्गफुल गेन जो है आपको पूरी आईपीसी के अंदर कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका यूज जो है एक जगह किया गया है, कहां पर, जो डिसऑनेस्टली की परिभाषा आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 24 जो है, सेक्शन नंबर 24 को समझाने के अंदर या डिसऑनेस्टली की परिभाषा को समझाने के अंदर किसका यूज किया है हमने भाई, रॉन्गफुल गेन का यूज किया है। तो ये जो परिभाषा है हमारे पास इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होती है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट रूप के अंदर हमने किसी दूसरी परिभाषा को समझाने के लिए यूज किया है। इसी तरह से एक और है हमारे पास सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 14 आप देखोगे ना, सेक्शन 14 क्या है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक या सरकार का नौकर।
सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट पूरी आईपीसी के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरी आईपीसी आप पढ़ लो, कहीं भी आपको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र नहीं मिलने वाला। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली यूज किया, डायरेक्टली भी नहीं किया भाई, इनडायरेक्टली यूज किया गया है सेक्शन 21 के अंदर। इनडायरेक्टली यूज किया गया कहां पर? सेक्शन 21। और सेक्शन 21 आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या है भाई सेक्शन 21? पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 21 क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, आज जो कुछ हम पढ़ेंगे, हम याद और एक्सप्लेन जो है केवल और केवल इनको देखेंगे जो निर्वचन के हमारे पास रूल हैं। हम डेफिनेशन पार्ट को नहीं पढ़ने वाले। डेफिनेशन पार्ट जहां जहां पर जिन जिन का यूज आएगा, जैसे मैंने आपको याद करो आयुर्वेद की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको करवा दी। कल हम जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, उसके अंदर हमने वर्क की डेफिनेशन की थी, उसके अंदर हमने एक्ट ओमिशन की डेफिनेशन की थी, उसके अंदर हमने डेफिनेशन की थी सीरीज ऑफ एक्ट की डेफिनेशन की थी, उसके अंदर हम डेफिनेशन की थी सीरीज ऑफ ओमिशन की डेफिनेशन। तो हमने ये डेफिनेशन कल के पार्ट के अंदर हमने की हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे चैप्टर के अंदर जहां जहां डेफिनेशन आती जाएगी, डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको वहीं करवाऊंगा। अभी जो हम करने वाले हैं रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, एक बार पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, हेडिंग को पढ़ने वाले हैं, जो हमें 6 से लेकर 52A तक बताता है, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि आईपीसी के अंदर किस किस सेक्शन को डिफाइन किया गया है। हाँ, तो अब अपने ये देखने वाले हैं कि सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52A के बीच में कौन कौन से शब्दों को डिफाइन किया गया है। एक बार पूरे उन शब्दों की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, और उन शब्दों को या उन हेडिंग को आपने याद कैसे रखना है उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसमें जो कुछ हम याद करेंगे, निर्वचन जो है उनको डेफिनेशन को वेरेक्ट से पढ़ने वाले हैं, उनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपके सामने 6 से लेकर 52A के बीच में कौन कौन से हमारे पास शब्दों को डिफाइन किया गया है, उन सभी शब्दों को जल्दी जल्दी लिख देता हूं, डिफाइन बाद में करूंगा। सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है एक बार अपवाद हमेशा अपवाद। आपको पता होगा हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जर्नल एक्सेप्शन, अपवाद लिखे हुए हैं उस चैप्टर के अंदर। तो सेक्शन नंबर 6 हमें ये कहता है कि यदि हमने एक बार किसी भी ऑफेंस को या किसी भी चीज को हमने चैप्टर नंबर 4 में डाल दिया ना, अपवाद के अंदर डाल दिया, तो हम बार बार हर जगह पे ये नहीं लिखेंगे कि ये अपवाद है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। हमने एक जगह पे इकट्ठे लिख दिए सारे के सारे अपवाद। अब आईपीसी का आप कोई भी ऑफेंस पढ़ो, उस ऑफेंस को चाहे कोई ऑफेंस पढ़ो आप, चाहे कोई लिस्टेशन आप पढ़ो, चाहे कोई ऑफेंस की कोई सब पार्ट आप पढ़ने वाले हो, वो जो है अपवाद के अधीन ही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आईपीसी 300 के अंदर दिया गया है मर्डर, डेथ की डेफिनेशन दी गई है। पूरी डेथ की डेफिनेशन के अंदर आपको कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 7 साल से छोटे बच्चे ने यदि अपराध कर दिया तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यदि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आपने नशा दिला दिया था, नशा करा दिया था, और उसके बाद यदि उसने अपराध कर दिया है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाएगा। कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा आपको 300 के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 की जो जनरल अपवाद वाले सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 6 हमारे पास ये कहता है कि हमने एक बार जिसको चैप्टर नंबर 4 में डाल दिया उसको हमेशा के लिए डाल दिया। वो चाहे आप कोई सा भी सेक्शन पढ़ो, कोई सा भी अपराध पढ़ो, वहां पर अपवाद जो है अपना लागू होगा ही होगा। इसी तरह से सेक्शन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है? एक बार स्पष्टीकरण का भाव। एक बार स्पष्टीकरण का भाव मतलब कि हमने एक बार जिस शब्द को डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, पूरे बेर एक्ट में उसका मतलब वही रहेगा, उसका मतलब नहीं बदलने वाला। क्या डिफाइन कर दिया? ये एक्सप्लेनेशन किस पे लागू होता है? इन्होंने डिफाइन कर दिया कि जेंडर क्या है। जेंडर जिससे क्या बनने वाला है? जेंडर से हमारे पास जेंडर मतलब लिंग। जेंडर से क्या बनने वाला है? जेंडर से बनने वाला है नंबर। नंबर मतलब कि वचन। नंबर से क्या बनने वाला है? नंबर से बनने वाला है मेन और वुमेन, पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री दोनों मिलके क्या बनेंगे? पुरुष और स्त्री दोनों मिलके बनेंगे व्यक्ति, पर्सन। पर्सन जो है सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर्सन इकट्ठे होकर क्या बनेंगे भाई? पब्लिक। पर्सन को बोलते हैं व्यक्ति, पब्लिक को बोला गया है लोक।
पब्लिक पे राज करने वाली कौन थी? पब्लिक पे राज किया करती थी क्वीन। क्वीन जो राज किया करती थी वो किसकी सहायता से किया करती थी? क्वीन राज किया करती थी हमारे पास सर्वेंट ऑफ इंडिया की सहायता से, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की सहायता से क्वीन हमारे ऊपर राज किया करती थी। और जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या स्थापित की गई थी? उनके द्वारा एक तो स्थापित किया गया था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि हमने ब्रिटिश इंडिया को भी हटा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हटा दिया, उसकी जगह पे हमने क्या बनाई भाई? नई सरकार बनाई, नई गवर्नमेंट बनाई और नई सरकार बनाई, उसका नाम हमने क्या रखा भाई? भारत रखा। और भारत का जो हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर सर्वोच्च पद हमने क्या रखा? राष्ट्रपति का रखा। लेकिन राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाने का काम कौन करता है भाई? न्यायाधीश है। न्यायपालिका को हमने बिल्कुल क्या रखा है भाई? स्वतंत्र रखा। तो 19 के अंदर क्या है हमारे पास? न्यायाधीश है। न्यायाधीश जो है वो कहाँ पर बैठ के काम करेगा? न्यायाधीश काम करेगा कोर्ट के अंदर बैठ के। और कोर्ट जो है वो अगर वो कोर्ट के अंदर बैठ के काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। तो 6 से लेके 21 तक मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है। न्यायाधीश कहाँ बैठ के काम करेगा? कोर्ट के अंदर बैठ के काम करेगा। कोर्ट जो है अगर कोई कोर्ट के अंदर बैठ के काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहेंगे पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट हमारे पास जितने भी हमारे पास पब्लिक सर्वेंट थे आजाद भारत के अंदर, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने शुरू कर दिया मूवेबल प्रॉपर्टी बनाना, जंगम संपत्तियां बनाना शुरू कर दिया। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो बनी उनकी, वो कैसे बनी? वो उनकी प्रॉपर्टियां बनी जब उन्होंने क्या किया भाई? रॉन्गफुल गेन किया, सैदोष लाभ किया, रॉन्गफुल गेन उन्होंने किया। और रॉन्गफुल गेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? उनको करना पड़ा डिसऑनेस्टली काम करना पड़ा, डिसऑनेस्टली काम किया। साथ ही साथ उन्होंने कौन सा काम किया भाई? फ्रॉडुलेंटली काम किया। जब उन्होंने डिसऑनेस्टली काम किया, जब उन्होंने कपटपूर्ण काम किया, तो कपट उन्होंने किसके साथ किया होगा? कपट उन्होंने उन लोगों के साथ किया जो लोग उनके ऊपर क्या करते थे भाई? भरोसा करते थे, रीजन टू बिलीव। जो उनके ऊपर क्या करते थे भाई? विश्वास करते थे, रीजन टू बिलीव था जिनको उन लोगों के ऊपर। तो बिलीव उनको किन लोगों पे था या कौन से लोग उनके ऊपर विश्वास करते थे? विश्वास किसके ऊपर करोगे भाई? या तो आप अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करोगे, या आप अपने क्लर्क के ऊपर, या तो पत्नी के ऊपर विश्वास किया जाएगा, या जो आपका क्लर्क है, बाबू है, उसके ऊपर विश्वास किया जाएगा, या जो क्या है भाई सर्वेंट है उसके ऊपर विश्वास किया जाएगा। इन तीनों के ऊपर विश्वास किया गया। लेकिन इन तीनों लोगों ने क्या की? बेईमानी की। बेईमानी की है तो इन्होंने क्या किया भाई? काउंटरफिट किया, कूटकरण किया, कूट रचना की, काउंटरफिट किया। क्या किया भाई? कूटकरण किया। और कूटकरण करके उन्होंने क्या बनाया? कूटकरण करके उन्होंने बनाया भाई दस्तावेज बनाए, जाली डॉक्यूमेंट बनाए। क्या बनाए? डॉक्यूमेंट बनाए, दस्तावेज बनाए। और दस्तावेज कौन से बनाए? किस टाइप के दस्तावेज बनाए? जो आजकल चल रहे हैं भाई, नए दस्तावेज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को बना लिए उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या बनाई उन्होंने? वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने विल बनाई, जिसको वसीयत बोलते हैं। क्या बनाई? विल बनाई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में। जो विल बनाई थी, विल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? या तो कोई काम किया होगा, या कोई क्या किया होगा भाई? ओमिशन किया होगा। या तो उन्होंने क्या किया होगा? एक्ट किया होगा, या उन्होंने क्या किया होगा? ओमिशन किया होगा। न केवल एक्ट किया होगा, न केवल ओमिशन किया होगा, कई काम किए होंगे, कई ओमिशन किए होंगे। मतलब कि सीरीज ऑफ एक्ट किया होगा, या उन्होंने क्या किया होगा भाई? सीरीज ऑफ ओमिशन। या तो उन्होंने सीरीज ऑफ एक्ट किया होगा, या उन्होंने क्या किया होगा? सीरीज ऑफ ओमिशन किया होगा। सीरीज ऑफ एक्ट उन्होंने किया है या सीरीज ऑफ ओमिशन उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली कई लोग एक साथ मिले होंगे। और कई लोग एक साथ मिले हैं तो उनका ये काम करने की क्या रही होगी भाई? कॉमन इंटेंशन रही होगी। क्या रही होगी? कॉमन इंटेंशन रही होगी। न केवल कॉमन इंटेंशन था, उनको कॉमन नॉलेज भी था। उनका क्या था भाई? विद नॉलेज। जो उन्होंने काम किया है वो किसके साथ किया है भाई? विद नॉलेज उन्होंने वो काम किया होगा।
तो ये 35 कहाँ से कहाँ तक मैंने इधर लिख दिए हैं भाई, 22 से लेके 35 तक मैंने इधर लिख दिए हैं, बाकी बचे हुए अपने इधर लिखते हैं। एक बार जल्दी जल्दी लिखता हूं, इसमें से जो जो एक्सप्लेन हमें करने होंगे उनको अपने क्या करते जाएंगे भाई, धीरे धीरे आगे जाके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है भाई, या तो कोई काम किया है या कुछ ओमिशन, किसी काम का क्या किया उन्होंने, ओमिशन किया है। न केवल एक काम किया बल्कि सीरीज ऑफ काम किए हैं या सीरीज ऑफ ओमिशन किए हैं। इनके में क्या थी भाई, कॉमन इंटेंशन थी, न केवल कॉमन इंटेंशन थी बल्कि उनमें क्या था भाई, जो काम उन्होंने किया वो किसके साथ किया है, नॉलेज के साथ किया है। तो नॉलेज के साथ किया है तो उन्होंने क्या किया होगा, या तो पूरा काम किया होगा पार्शियली, या तो कुछ काम किया होगा पार्शियली, या तो उन्होंने क्या किया होगा भाई, पार्शियली एक्ट किया होगा, या उन्होंने क्या किया होगा, पार्शियली ओमिशन किया होगा। आंशिक काम किया होगा, आंशिक क्या किया होगा भाई, ओमिशन। न केवल अकेला एक्ट से कुछ हुआ होगा, न अकेला किससे भाई, ओमिशन से कुछ हुआ होगा। पार्शियली काम किया है, पार्शियली ओमिशन किया है, तो डेफिनेटली उनको किन्हीं लोगों ने क्या किया होगा भाई, सहयोग किया होगा, कोऑपरेशन। किसी दूसरे लोगों ने उनको एक एक काम करके उनका क्या किया होगा भाई, सहयोग किया होगा। और जब भी ऐसा सहयोग किया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरा आदमी बीच में क्या उठा गया होगा भाई, फायदा भी उठा गया होगा। अर्थात अलग से किसी व्यक्ति का शामिल होना, उसको भी क्या है भाई, अलग डेफिनेशन की अलग, मतलब कि अलग अलग काम किए है तो अलग अलग धाराओं के अंदर उनको क्या किया जाएगा, पनिशेबल किया जाएगा। मैं कह सकता हूँ अलग से लोगों का शामिल होना। ऐसे लोग भी हुए होंगे जो अलग से शामिल हुए होंगे। यदि लोग अलग से शामिल हुए हैं तो उनको कोई बुला के लाया है या वो अपनी इच्छा से आए हैं भाई, वो लोग कैसे हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। वो सभी लोग स्वेच्छा से आए हैं और उन्होंने सभी लोगों ने स्वेच्छा से आके क्या किया है भाई, अपराध किया है। क्या किया है, ऑफेंस किया है, अपराध किया है। और उन लोगों ने जो काम किया है वो अपराध है। ये कहां पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है या तो अपने स्पेशल लॉ के अंदर, स्पेशल लॉ मतलब विशेष विधि के अंदर, या लिखा हुआ है ये हमारा कहां पर, लोकल लॉ के अंदर, मतलब कि लोकल लॉ स्थानीय विधि। क्या क्या लिखा हुआ है लोकल लॉ के अंदर और स्पेशल लॉ के अंदर, लोकल लॉ तथा स्पेशल लॉ के अंदर लिखा है जो कुछ भी आप काम कर रहे हो ये काम क्या है भाई, इल्लीगल है। क्या है ये काम, इल्लीगल है। इल्लीगल है तो उससे क्या होगा, आपने जो इल्लीगल काम किया है उससे किसी न किसी व्यक्ति को आपने क्या किया भाई, इंजरी पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है। इल्लीगल मतलब अवैध, आपने किसी न किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है। यदि आपने किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है तो उससे क्या हुआ होगा, उससे उस व्यक्ति का जीवन क्या हो गया होगा भाई, खत्म हो गया होगा, लाइफ, जीवन खत्म हो गया होगा। यदि उसका जीवन खत्म हो गया तो उसकी क्या हो गई है भाई, डेथ हो गई है, उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। यदि किसी व्यक्ति की पृथ्वी से सभी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या बचेंगे भाई, केवल और केवल क्या बचेंगे, एनिमल बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे। जो जीव जंतु बचेंगे उनका क्या करेंगे, उनको जलयान के ऊपर डाल के, वेसल जलयान के ऊपर डाल के कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे, WESSEL, ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर आदमी भी रहते हैं। अकेले जीव जंतु क्या करेंगे भाई, तो जो वेसल के ऊपर डाल के लेके जाओगे वो कब लेके जाओगे, कौन से साल लेके जाओगे और कौन से आप मंथ लेके जाओगे, वो आप बता दो। किस साल आपने लेके जाने हैं और किस मंथ आपने लेके जाने हैं। उसके बाद क्या है, जहां भी आप लेके जाओगे, ये जो बात लिखी गई है ये कहां पर लिखी गई है भाई, मैं थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं। ये जो बात लिखी गई है ये किसके अंदर लिखी गई है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन के अंदर लिखी गई है या धाराओं के अंदर लिखी गई है। धारा के अंदर क्या लिखा गया है भाई, आप हमें बता दो कि आप इनको रखोगे या नहीं रखोगे। इसकी आपको क्या लेनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी, मतलब आपको शपथ लेनी पड़ेगी। और किस बात की शपथ लेनी पड़ेगी, आपको इस बात की शपथ लेनी पड़ेगी कि हम इन वेसल्स, जिन जानवरों को आप लेके आए हो जलयान के अंदर डाल के हमारे पास, इनको आप क्या रखेंगे भाई, हम गुड फेथ के अंदर रखेंगे, सद्भावना के अंदर रखेंगे, सद्भावना के अंदर रखेंगे। और सद्भावना के साथ आप उनको क्या दोगे, हार्बर दोगे। हार्बर मतलब कि संश्रय दोगे। 6 से लेकर 52 तक हमने सारे पढ़ लिए। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताएं, आप हो सके तो एक बार इसको दोबारा रिवर्ट करके इस वीडियो को देखना, आपको पूरे की पूरी स्टोरी जो मैंने बताई है आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगी। और 6 से लेकर 52A के बीच में कोई भी एक भी ऐसा एक्ट आपके सामने, एक भी ऐसा वर्ड आपके सामने नहीं होगा जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है लेकिन आपको नहीं पता होगा। उनको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, अपना टाइम समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या लिखा गया है। सेक्शन 6
एक बार अपवाद हमेशा अपवाद, लेकिन ये अर्थात कोई भी एक बार जिसको सेक्शन 4 के अंदर डाल दिया गया है वो पूरे बेर एक्ट के ऊपर एज इट इज लागू होगा, चाहे उसको बार बार लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। एक बार स्पष्टीकरण का बार, एक बार जिसको स्पष्टीकरण कर दिया गया है वो पूरे बेर एक्ट के ऊपर हूबहू लागू होगा। अगर आपके पास बेर एक्ट है तो आप खोल लीजिएगा। जेंडर में के अंदर क्या लिखा है, जेंडर का मतलब है कि यदि कहीं पर ही लिखा हुआ है तो ही के अंदर सी भी शामिल होगा, अर्थात पुरुषवाचक शब्दों के अंदर महिलावाचक शब्द भी शामिल होंगे। ऐसा नहीं है जैसे आईपीसी हम मोस्टली हम देखते हैं ना कि हम पुरुषवाचक शब्दों से ही सेंटेंस बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है केवल पुरुष, जैसे कि मान लो चोरी का अपराध है, कोई व्यक्ति ये करता है तो उसके अंदर मैन का उसने लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल मैन ही ये कर सकता है, वुमेन भी उसके अंदर शामिल है। इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, नंबर, नंबर का मतलब क्या है, एक वचन के अंदर क्या शामिल होगा भाई, बहुवचन शामिल होगा। यदि कहीं पर लिखा हुआ है एक वचन लिखा हुआ है शब्द की एक व्यक्ति ने ये किया तो इसका मतलब क्या है, कई व्यक्ति यदि मिलकर वो काम करेंगे तो भी शामिल होगा। केवल हमारे पास गैंग रेप का मामला ऐसा है जिसके अंदर अलग से ऑफेंस दिया हुआ है, एक व्यक्ति करता है तो रेप, दो व्यक्ति करते दो या दो से ज्यादा करते हैं तो गैंग रेप। इसके अलावा और कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा व्यक्ति करें और हमारे पास क्या हो भाई अलग से ऑफेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, मैन और वुमेन, पुरुष कौन होगा स्त्री कौन होगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति हमारे पास पुरुष होगा और किसी भी उम्र की जो लड़की है वो हमारे पास क्या होगी भाई स्त्री होगी। चाहे 0 साल की बच्ची है, आज ही जन्म लिया है, 1 ही मिनट हुआ उसको जन्म हुआ है, उसको भी हम क्या कहेंगे भाई वुमन कहेंगे। और चाहे वो 100 साल की है, 150 साल की होगी तो भी वो क्या रहेगी, वुमेन ही रहेगी। इसी तरह से चाहे 0 साल का बच्चा है, आज जन्म लिया है, 1 मिनट का लड़का है, उसको हम क्या कहेंगे, मैन कहेंगे। चाहे वो जब तक मरेगा तब तक क्या रहेगा भाई, मैन ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 11 क्या है, पर्सन। पर्सन के अंदर हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर्सन आते हैं। नॉन लिविंग का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी हमारे पास आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई कंपनी हो सकती है, समुदाय हो सकता है, संस्था हो सकती है, उसको भी हम क्या मानेंगे भाई, या व्यक्ति का निकाय जो है वो भी हमारे क्या आएगा, पर्सन में हमारे पास आएगा। उसके बाद क्या है, लोग, पब्लिक, लोगों का समूह हमारे पास क्या कहलाता है, पब्लिक कहलाती है। इसके अंदर पब्लिक के अंदर वर्ग भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। वर्ग छोटा होता है, समुदाय हमारे पास क्या होता है, क्लास छोटी होती है ना, और कम्युनिटी हमारे पास बड़ी होती है। तो कुछ वर्ग आपस में मिलकर समुदाय बनाते हैं। तो पब्लिक के अंदर हमारे पास लोगों का समूह भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है और समुदाय भी आ सकता है। ये बात डिफाइन की गई है। क्यों जो है हमारे पास काट दिया गया है, ब्रिटिश काल के अंदर हुआ करती थी, अब नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया सर्वेंट ऑफ इंडिया का यूज कहीं पर भी नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली यूज किया गया है। कहां पर यूज किया गया इनडायरेक्टली, सेक्शन नंबर 21 को समझाने के लिए। ये डेफिनेशन है, जब हम सेक्शन नंबर 21 को पढ़ रहे होंगे तब हम सर्वेंट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। वैसे बता दूं, सर्वेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको नियोजित होना जरूरी है, अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। यदि आप अपॉइंटमेंट नहीं हो सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं माने जाओगे। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कहां पर, जब सेक्शन नंबर 21 पढ़ रहे होंगे। ब्रिटिश इंडिया को हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, भारत। गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई, सरकार। सरकार हमारे पास कौन सी हो सकती है, सरकार न केवल हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट है, बल्कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो गवर्नमेंट का मतलब हमारे लिए दोनों ही है, स्टेट गवर्नमेंट भी है इसका मतलब हमारे लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंडिया, भारत। आप भारत को इंपॉर्टेंट निशान लगाना, क्योंकि इंडिया जो है हमारे पास अलग अलग कई बेर एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। आईपीसी के अंदर कहाँ डिफाइन किया गया है भाई, आईपीसी की धारा 18 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं सीआरपीसी की धारा 2F है। भारत जो है सीआरपीसी की धारा है हमारे पास 2F, उसके अंदर में भारत शब्द डिफाइन किया गया है। इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा जो 3 है वहां पर भी इंडिया शब्द को डिफाइन किया गया है। और सीपीसी की धारा 2B, सीपीसी की धारा जो 2B है वहां पर भी इंडिया शब्द को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इंडिया, अब तक इंडिया का मतलब हमारे पास हुआ करता है जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरा भारत। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांटा गया है, इंडिया का मतलब क्या है, भारत का पूरा राज्य क्षेत्र, जितनी हमारे पास भूमि है, पूरी की पूरी टेरिटरी हमारे पास इंडिया है। न्यायाधीश हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, कोर्ट के अंदर बैठ के जो निर्णय सुनाता है तथा जिसका निर्णय यदि अपील नहीं की जाए वो निर्णय फाइनल मान लिया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, न्यायाधीश है। न्यायाधीश को क्रिमिनल के अंदर आईपीसी में डिफाइन किया गया, 19 के अंदर। यदि हम सिविल की बात करते हैं, सिविल के अंदर भी हमें जस्टिस को डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया सीपीसी के 27A के अंदर। लिख लो आप यहीं पर, सीपीसी की 27A के अंदर किसको डिफाइन किया गया है भाई, न्यायाधीश को डिफाइन किया गया है। कोर्ट, अभी के लिए इतना याद रख लो, हम पढ़ेंगे जब न्यायाधीश को पढ़ रहे हैं तब कोर्ट को भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, जहां पर न्यायाधीश बैठ के डिसीजन सुनाता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, कोर्ट होता है। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट है, आईपीसी के अंदर 12 पॉइंट लिखे गए हैं, वो 12 पॉइंट हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट है। पूरे इंडिया में 12 पॉइंट लागू होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर एक अमेंडमेंट है, स्टेट अमेंडमेंट है, वहां पर 13 पॉइंट है। राजस्थान में 13 पॉइंट है, पूरे इंडिया के अंदर कितने पॉइंट है भाई, 12 पॉइंट है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो इसको हमारे पास
हम पढ़ेंगे आगे, डेफिनेशन है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी को हमारे पास सीपीसी के 213 के अंदर भी डिफाइन किया गया है, सीपीसी के 213 के। अभी मैं आपको जो इंटरप्रिटेशन के रूल है ना वो केवल बताता जा रहा हूं, जो छोड़ रहा हूं वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। रॉन्गफुल गेन हम बाद के अंदर पढ़ेंगे, डिसऑनेस्टली हम बाद के अंदर पढ़ेंगे, डेफिनेशन है। फ्रॉडुलेंटली ये भी हम बाद के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जानना ये जरूरी है कि फ्रॉडुलेंटली हमारे पास 4 अलग अलग जगहों पर डिफाइन किया गया है। फ्रॉडुलेंटली हमारे पास डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन नंबर 25 के अंदर। इसी तरह से हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर हमारे पास है 53, वहां पर भी हमारे पास क्या डिफाइन किया गया, फ्रॉडुलेंटली डिफाइन किया गया है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास 2 एक्ट ऐसे हैं, एक तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है लिमिटेशन एक्ट। ये सिविल एक्ट है, आपको पता है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा लिमिटेशन एक्ट। इन दोनों की ही सेक्शन 17 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट का भी 17 और लिमिटेशन का भी 17, इसके अंदर हमारे पास क्या डिफाइन किया गया है, इसमें डिफाइन किया गया फ्रॉड, FROUD, फ्रॉड, कपट। आईपीसी 25 के अंदर और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 53 के अंदर हमें डिफाइन किया गया है फ्रॉडुलेंटली, कपटतापूर्वक। और लेकिन हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तथा लिमिटेशन एक्ट दोनों के ही 17 के अंदर डिफाइन किया गया है भाई, हमारे पास फ्रॉड शब्द को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रीजन टू बिलीव हम बाद में पढ़ेंगे। वाइफ, कलर तथा सर्वेंट के अंडर जो प्रॉपर्टी है हम बाद के अंदर पढ़ेंगे। काउंटरफिट, कूटकरण, 2 शब्द होता है भाई, एक तो हमारे पास कूटकरण शब्द है, एक हम आगे और पढ़ेंगे, आईपीसी के अंदर ही एक शब्द पढ़ेंगे, वो होता है कूट रचना, फोर्जरी। क्या होता है, कूट रचना। हिंदी के अंदर तो काउंटरफिट लिखा हुआ और फोर्जरी लिखा हुआ है, बड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश के अंदर, सॉरी, इंग्लिश में क्या लिखा है, काउंटरफिट लिखा हुआ है कूटकरण को, और फोर्जरी लिखा जाता है कूट रचना को, फोर्जरी, कूट रचना। इसको डिफाइन किया गया है 463 आईपीसी के अंदर। हिंदी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कूटकरण क्या चीज है, कूट रचना क्या है, लेकिन इंग्लिश की हम बात करें क्लियर है, काउंटरफिट और फोर्जरी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदी में करण और रचना एक लड़के का नाम है, एक लड़की का नाम है। उसके बाद क्या है भाई, हमारे पास डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास एक और हमारा एक्ट है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है किसको, डॉक्यूमेंट को। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट नया सेक्शन है, बाद में जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट आईटी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसके बाद हमारे पास है विल, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं सारे। विल एक्ट और ओमिशन हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। सीरीज ऑफ एक्ट हम पढ़ चुके हैं। कॉमन इंटेंशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। विद नॉलेज क्या होगा, यदि कॉमन इंटेंशन है तो आपको यदि कोई ऐसा काम जो नॉलेज की वजह से अपराध होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें आप नॉलेज है तो आप अपराधी माने जाओगे। पार्शली एक्ट, पार्शली ओमिशन, कोई ऐसा काम है जो कुछ करके, आधा काम करके उसको किया जा सकता है और आधा उसको ओमिशन करके भी उसको किया जा सकता है। हम अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं बाद में। कोऑपरेशन, सहयोग, किसी काम अपराध में एक काम को करके, अपराध कई कामों से मिलकर बना हुआ है, उसमें आप एक काम करते हो उसका सहयोग करते हो, कोऑपरेशन है। अलग अलग व्यक्ति, यदि कोई नया व्यक्ति मिल जाता है कि आपको अभी काफी व्यक्ति हो तो एक ही ऑफेंस को किया है, लेकिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग क्या मिल सकती है, सजा हो सकती है, एक ही बात में वो नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। वॉलेंटरली जो है, मैं आपको बता रहा था, मेंसरिया बता रहा था, और मेंसरिया के जो इंग्रेडिएंट बता रहा था कि मेंसरिया के लिए ये शब्द जरूरी है, उसके अंदर एक शब्द मैंने ये भी बताया था, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या बताया था भाई, डिसऑनेस्टली बताया था, फ्रॉडुलेंटली बताया था, इंटेंशनली बताया था, और क्या बताया था, वॉलेंटरली बताया था। क्या होता है, हम आगे जब ऑफेंस पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। ऑफेंस, ऑफेंस क्या चीज है, ऑफेंस हर वो बात हमारे लिए ऑफेंस है जिसको आईपीसी के तहत क्या किया गया है, पनिशेबल किया गया है। या तो आईपीसी के तहत पनिशेबल किया गया है, या किसी स्पेशल एक्ट के अंदर, या किसी लोकल एक्ट के अंदर। कौन से स्पेशल एक्ट, कौन सा लोकल एक्ट, वो स्पेशल एक्ट तथा वो लोकल एक्ट जिसके अंदर 6 महीने की सजा का प्रावधान तो हो ही हो। इससे कम की सजा का प्रावधान वाले एक्ट हैं उनको हम अपराध नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा एक्ट जिसके अंदर किसी भी अपराध के अंदर 6 महीने से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उसको हम क्या मानेंगे भाई, ऑफेंस मानेंगे। और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस है उनको आईपीसी के अंदर सेक्शन लिख के डिफाइन कर दिया गया भाई, ये हमारे पास ऑफेंस नहीं है। जैसे चैप्टर 4 के अंदर जो कुछ भी आ गया हमारे पास ऑफेंस नहीं है, चैप्टर 5A के अंदर जो कुछ भी आ गया हमारे पास क्या नहीं है भाई, ऑफेंस नहीं है। एक बार पढ़ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्पेशल लॉ क्या चीज है हम पढ़ चुके हैं, लोकल लॉ क्या चीज है हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है भाई, इलीगल क्या चीज है, अवैध क्या चीज है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑफेंस जो हमने देखा था, ऑफेंस को हम देखेंगे भाई आगे, और हमने सीआरपीसी के अंदर भी हम देखेंगे डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 2KN जो है इसके अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। इंजरी जो है, क्षति जो है हमारे पास 4 तरह की होती है। इंजरी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चलो अभी मेरे दिमाग में आ गया तो बता देता हूँ, मुंह पे आ गया है।
इंजरी हमारे पास 4 टाइप की होती है। पहली हमारे पास होती है बॉडी की इंजरी, दूसरी हमारे पास होती है माइंड की इंजरी, तीसरी हमारे पास होती है प्रॉपर्टी या मनी की इंजरी, और चौथी हमारे पास होती है भाई रेपुटेशन की इंजरी। इसको भी जब हम मेन सेक्शन पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे लाइफ। ये फिर से इंटरप्रिटेशन आ गया। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ जहां भी लिखा आता है यदि अन्यथा वर्णित नहीं किया गया है तो लाइफ का मतलब होगा इंसान की जिंदगी। इसी तरह से डेथ यदि कहीं लिखा गया है, यदि अन्यथा वर्णित नहीं है तो डेथ का मतलब होगा इंसान की मृत्यु। एनिमल, इंसान के अलावा जो भी जानवर है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे भाई? एनिमल कहलाएंगे, जीव जंतु कहलाएंगे। जलयान या वेसल क्या चीज है? वेसल है ऐसा कोई भी साधन जिसका उपयोग पानी के रास्ते इंसानों को या प्रॉपर्टी को लाने तथा ले जाने के लिए किया जाए, चाहे वो छोटी से छोटी हमारे पास नाव हो, चाहे बड़े से बड़ा हमारे पास क्या हो, जहाज हो, वो किसके अंदर आएगा? वेसल के अंदर आएगा। ऐसा कोई भी साधन, ऐसा कोई भी यान जिसका उपयोग जल मार्ग के द्वारा व्यक्तियों को या संपत्ति को लाने या ले जाने के लिए किया जाता हो, क्या कहलाएगा हमारे पास? वेसल कहलाएगा। उसके बाद क्या भाई? ईयर और मंथ। आईपीसी के अंदर ईयर और मंथ जो है वो डिफाइन किए गए हैं, वो ब्रिटिश कैलेंडर के तहत किए गए हैं। कौन से कैलेंडर के तहत भाई? ब्रिटिश कैलेंडर के तहत किए गए हैं। इसी तरह से आप लिमिटेशन एक्ट जो पढ़ोगे ना सिविल के अंदर, लिमिटेशन एक्ट परिसीमा अधिनियम जो पढ़ने वाले हो, उसके अंदर जो ईयर और मंथ के लिए लिखा गया है उसमें लिखा है ग्रोगेरियन कैलेंडर। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ब्रिटिश कैलेंडर का यूज करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कौन सा कैलेंडर? ग्रोगेरियन कैलेंडर का यूज करेंगे। उसके बाद सेक्शन 50 हमारे पास क्या कहता है? धारा। सेक्शन 50 ने डिफाइन किया भी धारा क्या होती है। धारा क्या है? जो आईपीसी के अंदर जो हेडिंग के आगे नंबर दिए गए हैं उन्हीं को हमने क्या लिखा है? धारा लिखा है। इसी तरह से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे उसके अंदर एक आर्टिकल आता है हमारे पास, आर्टिकल 366(3), आर्टिकल 366(3), जिसके अंदर डिफाइन किया गया आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद, वहां पर अनुच्छेद डिफाइन किया गया है और यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया? भी धारा। कहां पर डिफाइन की गई है? 50 के अंदर। इसी तरह से ओथ क्या होती है? डिफाइन की गई 51 के अंदर। जब ओथ हमारे पास आएगा हम तब पढ़ेंगे। गुड फेथ क्या होता है? डिफाइन किया गया 52 के अंदर। सद्भावना, और 52(a) के अंदर क्या डिफाइन किया गया भाई? हार्बर। जो इंटरप्रिटेशन के पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो हमारे पास डेफिनेशन के पार्ट थे वो मैं छोड़ता चला गया हूं। जब हमारे पास डेफिनेशन आगे काम में आएगी हम तब उनको पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बार हमारे पास ही हमारे नॉलेज के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि इसका हमारे आईपीसी के अंदर किस किस को क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। एक बार जल्दी पढ़ लेता हूं। 6 के अंदर क्या है भाई? एक बार अपवाद हमेशा अपवाद। 7 के अंदर क्या है? एक बार स्पष्टीकरण का भाव। 8 के अंदर जेंडर, जेंडर से मिलकर क्या बनेंगे भाई? नंबर वचन बनेंगे, वचन बनेंगे, वचन से क्या बनेंगे? मैन और वुमेन बनेंगे, मैन वुमेन मिलकर क्या बनाएंगे? व्यक्ति बनाएंगे, व्यक्ति मिलकर क्या बनाएंगे? पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक पर राज किसने किया? रानी करती थी। किसकी सहायता से करती थी? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की सहायता से करती थी। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ने क्या बनाया था भाई? या तो ब्रिटिश इंडिया बनाया था ब्रिटेन के अंदर, और दूसरा क्या था भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को हमने काट दिया। हमने क्या बनाई भाई? गवर्नमेंट बनाई, नई गवर्नमेंट बनाई। नई गवर्नमेंट का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। और इसमें सबसे स्वतंत्र किसको रखा गया? न्यायाधीश को रखा गया। न्यायाधीश कहाँ पे बैठ के काम करता है? कोर्ट के अंदर बैठ के काम करता है। कोर्ट जो है अगर कोर्ट के अंदर बैठेगा तो क्या कहलाएगा भाई? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। पब्लिक सर्वेंट ने क्या बना ली? मूवेबल प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टी कैसे बनाई होगी? रॉन्गफुल गेन से बनाई होगी। रॉन्गफुल गेन लेने के लिए उसने क्या किया होगा? डिसऑनेस्टली काम किया होगा, फ्रॉडुलेंटली किया होगा, कपट किया होगा। कपट किसके साथ किया होगा? उन लोगों के साथ किया होगा जिसपे वो भरोसा करता था। और भरोसा कौन लोग करते थे उस पर? या तो वाइफ करती थी, या क्लर्क करता था, या उसका सर्वेंट करता था। इन लोगों पे भरोसा, इन लोगों से उन्होंने क्या किया भाई? रॉन्गफुल गेन किया है। तो कैसे किया होगा? कूटकरण किया होगा। कूटकरण किस चीज का किया होगा? दस्तावेज का किया होगा। दस्तावेज कौन से भाई? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। उनका कूटकरण करके उन्होंने क्या बनाई होगी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति बनाई होगी। और मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में क्या बनाया होगा? उन्होंने विल बनाई होगी। विल बनाने के लिए क्या किया होगा? या तो कोई एक्ट किया होगा या ओमिशन किया होगा। न केवल एक एक्ट किया है, सीरीज ऑफ एक्ट किया होगा। न केवल एक ओमिशन किया है, सीरीज ऑफ ओमिशन किया होगा। ये सब काम करने के लिए उनका कॉमन इंटेंशन भी रहा होगा। न केवल कॉमन इंटेंशन रहा होगा बल्कि इस चीज का उनको क्या रहा होगा भाई? नॉलेज भी रहा होगा। तो ये सब काम किया है। तो ऐसे तो नहीं है केवल अकेला काम कर दिया होगा, अकेला एक्ट से ये हो गया होगा, अकेले ओमिशन से हो गया। उन्होंने पार्शली काम किया होगा, पार्शली उन्होंने ओमिशन किया होगा। ये सब करने के लिए कुछ लोगों ने उनका साथ दिया होगा और अलग अलग लोग शामिल हुए होंगे। जो अलग अलग लोग उन्होंने अलग अलग काम किया होगा उसके तहत वो अलग अलग उनको क्या मिलेगी भाई? सजा मिलेगी। जो अलग अलग लोग शामिल हुए हैं वो कैसे शामिल हुए होंगे? स्वेच्छा से शामिल हुए होंगे। सबने मिलकर क्या किया भाई? ऑफेंस किया है। कहाँ लिखा हुआ है ऑफेंस किया है? स्पेशल लॉ के अंदर लिखा हुआ है, लोकल लॉ के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया? आपने जो काम किया वो इलीगल
इलीगल काम किया है, क्यों इलीगल काम करके आपने क्या किया है, क्षति पहुंचाई है, किसको क्षति पहुंचाई है, मानव जीवन को क्षति पहुंचाई है, जिससे क्या हो गई है, मानव की मृत्यु हो गई। यदि मानव की मृत्यु हो गई है तो क्या बचे हैं, केवल जीव जंतु बचे हैं, उनको क्या करो भाई, जलयान के ऊपर बैठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाओ जहां पर मानव बचते हों। तो जलयान के ऊपर बैठा के कब लेके जाओगे, कौन से साल में लेके जाओगे, कौन से महीने के अंदर लेके जाओगे, ये सब कहां लिखा गया है, एक धारा के अंदर लिखा गया है। और धारा क्या कहती है, धारा ये कहती है आपको जहां भी उनको आप लेके जा रहे हो उन लोगों से आप शपथ ले लेना कि वो आपको गुड फेथ के अंदर आपको क्या देंगे, हार्बर देंगे, संश्रय देंगे। 6 से लेके 52A तक के सारे प्रोविजन जो है ना वो आपको इस वे में याद हो जाने वाले हैं। इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ कर ली है, डेफिनेशन सेक्शन हम जहाँ जहाँ हमारे पास यूज आएगा वहाँ पे हम करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।